हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे सीबीएसई के द्वारा। इसके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्ज़ाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 30 दिसंबर 2021 के पेपर 2 को सॉल्व करेंगे और उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। 30 दिसंबर 2021 के पेपर 2 का सीडीपी पार्ट डिस्कस करेंगे। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं और हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट और उसमें 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सीडीपी का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपके सामने ये रहा। Which stage of the development is characterized by a lot of hormonal change and in an active search for identity? विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुसार, और क्वेश्चन को पढ़िएगा। फिर इसके बाद अब बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि किशोरा अवस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा डिटेल में आते हैं कि विकास का जो पहला चरण है, जो किस विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो किस अवस्था में, किस चरण में? किशोरा अवस्था में यानी कि एडोलसेंस में, तथा अपनी प्रक्रिया का या अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। तो फ्रेंड, जो विकास है आपका गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के पूरे जीवन काल में विकास का वर्णन करता है। यह विकास को समय के साथ परिवर्तन के स्वरूप के रूप में संदर्भित करता है। इसमें न केवल विकास के जैविक और भौतिक पहलू शामिल हैं, बल्कि विकास से संबंधित संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। आमतौर पर या मोटे तौर पर हम लोग विकास के चरणों को दो मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका प्रसव विकास, दूसरा है प्रसूत्तर विकास। जो आपका प्रसव विकास है, किसी व्यक्ति का विकास उसके जन्म से पहले शुरू हो जाता है और जन्म के पहले विकास की अवस्था प्रसव पूर्व विकास की अवस्था होती है। जो प्रसव उत्तर विकास है, प्रसव उत्तर विकास उन सभी चरणों को संदर्भित करता है जो जन्म के बाद जीवन के अंत तक चलते हैं। इसमें बच्चों के विकास के 4 चरण हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और लास्ट है आपका किशोरा अवस्था, ठीक। जो आपका किशोरावस्था है, किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यह बाल अवस्था और वयस्कता के बीच की एक मध्यमवर्ती अवस्था है जिनमें दोनों अवस्थाओं के गुण होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। आपका एजर्सन रीजन दिया गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रेंड्स देखिए, आपका एजर्सन दिया गया है और रीजन दिया गया है। अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों ही सही होते हैं और रीजन क्या सही व्याख्या करता है एजर्सन की यानी कि कथन की, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर एजर्सन रीजन दोनों सही है लेकिन जो रीजन है आपका सही व्याख्या नहीं कर रहा है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगर एजर्सन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका। अगर एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है तो आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। एजर्सन दिया गया आपका, लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग इन्फेंसी
and hence adequate stimulation should be given only till infancy. रीजन है नेगेटिव इन्वायरमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर डू नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। कथन दिया है आपका भाषा विकास केवल सहसावस्था के दौरान और इसलिए केवल सहसावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करता है। शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकाल का प्रभाव नहीं होता। तो आपका एजर्सन क्या है, बिल्कुल सही है और रीजन भी सही है। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका जो एजर्सन है और रीजन दिया गया है, एजर्सन क्या है आपका, भाषा विकास केवल सहसावस्था के दौरान होता है और आपका और इसलिए केवल सहसावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। और जो आपका तर्क दिया है शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किया कि नकारात्मक वातावरण का दीर्घकाल का प्रभाव नहीं होता, तो यह रीजन है आपका गलत और एजर्सन जो होगा ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ए और रीजन दोनों ही गलत हैं। ठीक, देखिए जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है ह्यूमंस की लाइफ से, जहाँ पे पर्सन क्या करता है बहुत सारी लैंग्वेज सीखता है और बोलता है और एक दूसरे की नकल करता है यानी मिमिक्री करता है और कंटिन्यूसली उसके लाइफ में थॉट्स आते हैं अपने उसके माइंड्स में, ताकि लैंग्वेज डेवलपमेंट हम लोग कैसे उसको बढ़ावा दे सकते हैं। ज़्यादातर जो अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल के वर्ष में क्या होता है प्री स्कूल, उसमें आपको क्या सिखाया जाता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एक्वायर लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ जिसमें कि स्कूल रेडनेस स्किल्स और ऑप्टेन एक्वायर लैंग्वेज, यानी कि कुछ ऐसी एक्वायर लैंग्वेज जो लोग किसमें डेवलप करते हैं स्कूल स्किल्स में, हाई डिग्री और सेल्फ कंट्रोल में। ठीक, और जो आपके जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है किस स्टेज में होते हैं, कोइंग 6 वीक में, बैबलिंग 6 मंथ में, वन जब एक वर्ड सीखना होता है 12 महीने में सीखता है बच्चा, और अगर 2 शब्द सीखने हो तो 18 मंथ में सीखता है बच्चा, और अगर बहुत सारे वर्ड सीखने हो तो 2 से 4 साल के बीच में बच्चा सीखता है लैंग्वेज। लैंग्वेज सीखना यानी कि कुछ शब्द बच्चों के अकॉर्डिंग और उनके ईयर के अकॉर्डिंग, यानी कि किस कौन सा बच्चा किस ईयर में कौन कितने वर्ड सीखता है, तो किसके अंतर्गत आता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट। ठीक, विकास के विषय में कौन सा व्यक्ति सही है, तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही। संज्ञानात्मक पूर्णता अनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है, नहीं, जो संज्ञानात्मक विकास है अनुवांशिक और पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन सेकंड आपका नहीं होगा। सेकंड, थर्ड है आपका विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, बिल्कुल सही। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं, बिल्कुल सही। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, देखिए जो विकास है, विकास एक सतत प्रक्रिया है या जीवन भर होती है और विकास की गति अलग अलग आयु में भिन्न हो सकती है। विकास कभी कभी अनुमानित होता है क्योंकि यह विकास के समान स्वरूप जैसे कि शीर्ष विमुख और समीप और दूरस्थ और का अनुसरण करता है। विकास के सभी क्षेत्र जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र आपस में संबंधित हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मैथमेटिकल क्वेश्चन इन्वॉल्विंग algebraic expression and concerned with the hypothetical situation are a part of the elementary curriculum. This is based on the idea that adolescents are capable of performing and doing। यानी कि वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं बीज गणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को रीड करके बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, अमूर्त चिंतन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो आपका अमूर्त चिंतन है पहले हम लोग पढ़ेंगे चिंतन क्या होता है। चिंतन उस अर्थ में यह सृजनात्मक प्रक्रिया है कि यह हमें उपलब्ध जानकारी को बदलकर किसी भी विषय या घटना का एक नया प्रतिनिधित्व बनाने में मदद करती है। इसमें कई मानसिक गतिविधियां जैसे कि अनुमान लगाना, अमूर्त तर्क तर्क करना, कल्पना करना, न्याय करना, समस्या समाधान और गहन चिंतन शामिल है। जो आपका अमूर्त चिंतन है, वस्तुओं, सिद्धांतों और विचारों के बारे में सोचने की क्षमता जो भौतिक रूप से तो प्रतीकात्मक चिंतन से संबंधित नहीं है, जो किसी वस्तु के लिए प्रतीक के प्रतिस्थापन का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए यह स्पष्टीकरण की खोज करता है कि वैकल्पिक दृष्टिकोण की खोज करता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। यानी पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा चार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव या संतुलनता। ठीक, संतुलनता। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संतुलनता। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है, जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों को जोड़ने से कहीं अधिक है। पियाजे के अनुसार हमारे चिंतन प्रक्रिया मौलिक रूप से बदलती है, हालांकि धीरे धीरे जन्म से परिपक्वता तक, क्योंकि हम लगातार विश्व को समझने का प्रयास करते हैं। परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। ठीक, यानी कि बैलेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लेव वेगोट्स्की एंड जीन पियाजे थ्योरी इज अबाउट। यानी कि लेव वेगोट्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन को आप पढ़िए और बताइए कि क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा, भाषा व सोच के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास में समस्या समाधान, नैतिक समझ, अवधारणात्मक समझ, भाषा अर्जन, सामाजिक व्यक्तित्व और भावनात्मक विकास और आत्म अवधारणा और पहचान निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जोखिम कारकों और हस्तक्षेपों को तीन क्षेत्र, पोषण, पर्यावरण और मातृभाषा अंतःक्रिया में विभाजित किया जाता है। जीन पियाजे के अनुसार विचार बच्चे में भाषा या भाषा के विकास से पहले होते हैं, और जीन पियाजे का मानना था कि भाषा का विकास केवल बच्चों की संज्ञानात्मक या जन्मजात क्षमताओं से होता है। और लेव वेगोट्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मुख्य भेद है भाषा व सोच के बीच संबंध। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लेव वेगोट्स्की बिलीव दैट। यानी कि लेव वेगोट्स्की का विश्वास था कि, आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन को पढ़ के बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। देखिए जो लेव वेगोट्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। उस सिद्धांत में वेगोट्स्की बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर जोर देते हैं। वाइगोट्स्की ने यह भी कहा था, बौद्धिक विकास के लिए सामाजिक और व्यवहारिक गतिविधियों की आवश्यकताएं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति और समाज के बीच गतिशील संबंधों का उत्पाद है। व्यक्ति और समाज के बीच परस्पर संबंध होता है और इसका प्रभाव व्यक्ति और समाज दोनों पर पड़ता है। सामाजिक अंतक्रिया संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रियाओं को बनाकर संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहल्सबर्ग, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लॉरेंस कोहल्सबर्ग। लॉरेंस कोहल्सबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो लेब जो लॉरेंस कोहल्सबर्ग है, उन्होंने इस विषय में
बताया कि उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देखकर शोध किया है, जैसे कि किसी व्यक्ति की सही और गलत विवेक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों, सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार की अवधारणाओं के क्रमिक निर्माण के नैतिक विकास कहा जाता है। एक बच्चे के नैतिक विकास का सिद्धांत 1958 में लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वह तीन अलग अलग स्तरों पर सिद्धांत का वर्णन करते हैं और इन तीन स्तरों को आगे 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर वुड, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा, फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को महत्व देना, बिल्कुल सही। केवल बाहरी उत्प्रेरणा पर बल देना, बिल्कुल गलत। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। तो आपका सेकंड सही है और फोर्थ सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक। देखिए, जो जॉन डीवी है, जॉन डीवी एक अमेरिकी दार्शनिक ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया, जो इस बात पर जोर देती है कि अधिगम केवल हस्त गतिविधियों दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया करनी चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है, जो प्रत्येक बच्चे की क्षमता और योग्यता में विश्वास करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर दैट, यानी कि मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आकलन है, आकलन से तात्पर्य है कि आंकड़ों के संग्रह और विभिन्न स्रोतों से विभिन्न साधनों और माध्यम के साथ इकट्ठा करना। एक आकलन छात्र की क्षमता और सुधार के क्षेत्र को निर्देशित करते हुए उसके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, जो अधिगम में सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हम आकलन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित करते हैं जिसके द्वारा किसी ज्ञात उद्देश्य या लक्ष्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट शुड बी होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड प्रपोज्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिफ्लेक्ट, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको नेट 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा उन्नति पत्र को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर सेकेंड सॉरी ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक। देखिए, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत और देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरक अधिगम का परिवेश मौजूद है, जहाँ अधिगम के अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है और जहाँ अच्छा भौतिक बुनियादी स्वरूप और उपयुक्त संसाधन अनुकूलन होते हैं। शिक्षा सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है। नेप 2020 के अनुसार, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत है यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन प्रोसेस में कामयाब हो सके। सभी शैक्षणिक निर्णय की आधारशिला के रूप में पूर्ण समानता और समावेशन। इसमें नेता का समग्र विकास शामिल है। इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र के रूप में भी तीन पहलू शामिल हैं। रटने और पढ़ने के लिए सीखने के बजाय अवधारणात्मक अवधारणात्मक समझ पर जोर देना। कक्षा में छात्र द्वारा दिए गए स्वयं आकलन और सहकर्मी आकलन को बढ़ावा देना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, टेक्स्ट बुक डिपिक्शन ऑफ वुमेन विद फेमिनाइन ट्रेट सच एज नर्चरिंग
केयरिंग एंड इमोशनल आर एन एग्जाम्पल ऑफ। पाठ्य पुस्तक में स्त्रियों को केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण इसका उदाहरण है। आप आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जेंडर पक्षपात, यानी कि जेंडर भेदभाव। देखिए जो आपका लिंग है, लिंग पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर को दर्शाता है। यह पुरुषों और स्त्री के गुणों, व्यवहार, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है, जिन्हें सामाजिक बनाए रखता है। लिंग को बदला पुनः उन्मुख किया जा सकता है। लैंगिक पूर्वग्रह का परिणाम तब होता है जब एक लिंग के साथ दूसरों की तुलना से कम अनुकूल व्यवहार किया जाता है, जिसे अक्सर लिंगवाद कहा जाता है। और इसमें कई परिणाम होते हैं, जिसमें रूढ़िवादी मान्यताओं को कायम रखना और वैज्ञानिक रूप से भ्रामक होना शामिल है। ठीक। जो आपका लैंगिक भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव का मान्य करना लैंगिक पूर्वग्रह सांस्कृतिक दृष्टिकोण के कारण उम्मीदों के आधार पर लड़कों और लड़कियों का विभेदक व्यवहार है। यह धारणा है कि कोई व्यक्ति एक लिंग को दूसरे लिंग से अधिक प्राथमिकता देता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स कैन बी असेस्ड बाई। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जाता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जो आपका चिंतन है, चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधि या प्रक्रियाओं का आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। और जो गहन चिंतन है, गहन चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए सूचना इकट्ठा करने, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने के लिए चिंतनशील उचित तर्क संगत चिंतन का उपयोग करने के लिए चुनौती देती है। जॉन डेवी ने गहन चिंतन को नियमित के बजाय चिंतनशील विचार के रूप में परिभाषित किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अकॉर्डिंग टू लेव वेगोट्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग। अब आपको ये बताना है कि लेव वेगोट्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। देखिए जो प्रभावित करता है, यानी कि प्रभावित करता है, तो वो तो आपके गलत हो जाएंगे क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, क्योंकि जो लेव वेगोट्स्की के अनुसार वो कारक होंगे जो अधिगम को प्रभावित करेंगे, और जो प्रभावित नहीं करते हैं तो वो है आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। पाड़ भी करता है, पाड़ भी क्या है, कारक अधिगम को प्रभावित करता है लेव वेगोट्स्की के अनुसार, भाषा, असामाजिक अंत क्रिया। ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो लेव वेगोट्स्की है एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने सामाजिक संस्कृति विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इस सिद्धांत में वैगोट्स्की बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर जोर देते हैं। उनके अनुसार बच्चे के विकास के लिए तीन मुख्य जरूरतें हैं, और वे सामाजिक, अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इन द लाइट ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस सच एज द such as that of Howard Gardner, which of the following statement is not correct? बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांत जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो अब आपको ये बताना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, नहीं दिया है। तो जो आपके जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में जो कथन दिए गए हैं जो सही होंगे, वो आपके क्वेश्चन में नहीं जो आपका ऑप्शन नहीं होगा। और जो आपके आपके कथन में जो सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि के बारे में जो कथन दिए गए हैं वो नहीं है, तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आपके ऑप्शंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक।
देखिए जो हावर्ड गार्डनर थे, बुद्धि से तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है। ठीक। और यह समस्या को हल करने, अनुभव से सीखने और नई परिस्थितियों के संचालन के लिए ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। देखिए जो बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति में पदोन्नति के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं, और बच्चों की प्रतिभाशाली औसत या औसत से नीचे के छात्र के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, तो गार्डनर ने बुद्धि की को सूचना को संशोधित करने के लिए एक जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जिसे सांस्कृतिक विन्यास में समस्याओं को हल करने या संस्कृति में मूल के उत्पादों को बनाने के लिए सक्रिय किया जाता है। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की होती है। सभी 8 प्रकार की बुद्धि अलग अलग पहलुओं में संबंधित होती है, लेकिन एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हाउ शुड अ टीचर सपोर्ट फर्स्ट जनरेशन स्कूल्स कोर्स हु कम फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। यानी कि हंसिए पर रहने वाले समुदाय से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी के विद्यालय जाने वाले से तात्पर्य उन बच्चों से है जो उस परिवार और विद्यालय में जाने वाली पहली पीढ़ी है। उनके माता पिता ने प्राथमिक स्तर तक औपचारिक शिक्षा पूरी कर ली है, उन्हें विद्यालय और कोचिंग कक्षाओं में बहुत विश्वास है। हंसिए पर रहने वाले समुदाय एक समूह परिवार को सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से समाज की परिधि से विद्यमान है, और इसका अर्थ है कि यह समूह के विशेष अधिकारी या लाभों को आनंद नहीं लेता है जो समाज के मूल के केंद्र में होते हैं। इसलिए एक हंसिए पर समूह परिवार कई अभावों से ग्रस्त होता है। इन अभावों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द पर्पज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। यानी कि समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। यानी कि समान अधिकार मिलना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए एक सामान्य और एक समावेशी विद्यार्थियों में। ठीक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। देखिए जो आपका समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा विकार एवं अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षित शिक्षित कार्य करने में दिशा में एक नया उपागम है। यह सभी छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करती है। समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन प्रोसेस में सभी बच्चों को उनकी व्यक्तित्व भिन्नताओं और अक्षमताओं को इकट्ठा करके सभी को शामिल करने के लिए संदर्भित करते हैं। यह कक्षा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक छात्रों या बच्चों की विविधता को महत्व देते हैं और अधिगम और आगे बढ़ने के लिए सभी समान अवसरों की सुविधा प्रदान करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इनटेल। यानी कि समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है। आपके ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है जो समावेशी शिक्षा है क्या मांग करेगी। तो क्या मांग करेगी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो आपका समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा के अनुसार विभिन्न सांस्कृतिक भाषाओं, क्षेत्रों, बुद्धिमान छात्रों, कमजोर छात्रों, अधिगम अक्षम आदि सभी छात्रों को एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है। इसलिए जब इस प्रकार के छात्र एक ही छत के नीचे अधिगम करते हैं, यानी कि कुछ भी सीखते हैं कक्षाओं में, तो वे एक दूसरे को तथा दूसरे की संस्कृति को भी समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, व्हाट आर द आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर विद डिसलेक्सिया।
यानी कि पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। ठीक, देखिए जो अधिगम अक्षमता है यह एक अस- अस्नाविक विकार है जो किसी व्यक्ति को कौशल सीखने और इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने से रोकता है। आमतौर पर यह बाल अवस्था में होता है और इसके लक्षण कुछ कौशल जैसे पढ़ने, लिखने, बोलने आदि में कठिनाई होती है। पठन वैकल्य यह एक पठन अक्षमता है जो मानसिक मंदता, मस्तिष्क की क्षति या बुद्धि की कमी के कारण नहीं होती है। यह आंखों या कानों से प्राप्त प्रतिबिंबों को समझने योग्य भाषा में अनुवाद करने की मस्तिष्क की यानी कि माइंड की क्षमता में किसी हानि के कारण होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड? यानी कि निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण है एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं करते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समकक्षियों की तुलना में उच्च स्तर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सेकंड 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो आपके प्रतिभाशाली अधिगम करता है, अधिगम करता वे हैं जो समान उम्र के अन्य लोगों की तुलना में बौद्धिक, सृजनात्मक, कलात्मक या नेतृत्व की गुणवत्ता या विशिष्ट शैक्षणिक विषय जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन प्लांट द टीचर नोटिस दैट द सेवरल स्टूडेंट हैव मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टीचर शुड। यानी कि पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो आपके भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां एक गलत या त्रुटिपूर्ण विचार को संदर्भित करती हैं जो पहले आत्मसात किए गए हैं और नए समायोजित ज्ञान में बेमेलता के कारण होते हैं। छात्रों के जीवन में भ्रांतियां शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये छात्रों की चिंतन को अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं जो अधिगम की प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एजर्सन रीजन दिया गया है आपका और आपको बताना है कौन सा एजर्सन और रीजन कौन सा सही होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। एजर्सन दिया है आपका, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग in learner, a teacher brings several newspaper mentioning the same news and encourage student to discuss it in groups आपका रीजन दिया गया, टेक्स्ट बुक कैन बी ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इन अ मिडिल ग्रेड्स। यानी कथन दिया है और आपका तर्क दिया गया यानी रीजन दिया गया यानी कारण दिया है। रीजन दिया गया कि अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती हैं जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहती हैं। रीजन दिया गया आपका माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक की ज्ञान नहीं ज्ञान होगा यहाँ पर, ज्ञान ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती है। ये आपका देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे एक अध्यापक में समाचार पत्र लेकर आती है। यहाँ पे समाचार बताया जा रहा है लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पाठ्य पुस्तक के बारे में। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आपका रीजन सही है लेकिन आपका जो एदर्सन सही है बट रीजन क्या है, गलत है। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। रीजन एदर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड।
देखिए जो आपका चिंतन है, चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों या प्रक्रियाओं का आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। इसमें पर्यावरण से प्राप्त सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण शामिल है। विभिन्न प्रकार की चिंतन शैलियाँ जिसमें सृजनात्मक, तार्किक, मूर्त चिंतन आदि शामिल है। समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए, सूचना एकत्रित करने के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने के लिए चिंतनशील है। उचित तर्क संगत सोच का उपयोग करने के लिए चुनौती देती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आ मिडिल स्कूल टीचर यानी कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने चाहिए क्योंकि वे अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सके। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक। देखिए जो आपकी एरर्स हैं, त्रुटियां हैं, छात्रों के द्वारा अधिगम के दौरान उनके द्वारा की गई गलतियां, त्रुटियां छात्रों को समस्या के बारे में अपने कमजोर दृष्टिकोण का पता लगाने में मदद करती हैं और अपने अधिगम में सुधार करने का अवसर भी निर्माण करती हैं। समस्या के समय समस्या के संबंध में छात्रों के विभिन्न विचार प्रक्रियाओं के कारण त्रुटियां की जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, शुड कंपटीशन बी यूज्ड एज अ मोटिवेटर टू इनहेंस लर्निंग यानी कि क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन को पढ़कर कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नहीं, इसमें कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, शब्द लेटिन शब्द मोवरी से लिया गया जिसका अर्थ है स्थानांतरित करना, कारक जो मनुष्य के अन्य जीवों के व्यवहार को निर्देशित और सक्रिय करते हैं। प्रतिस्पर्धा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिस्पर्धा कक्षा में एक नकारात्मक लोकाचार बनाती है। प्रतिस्पर्धा बच्चों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि हर बच्चे में समान योग्यताएं और क्षमताएं नहीं होती हैं। अतः इन सभी संदर्भों में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मेटाकॉग्निटिव कैपेसिटीज निम्नलिखित में से किसके अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन को पढ़ के कि क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 25 का आपका आंसर होगा समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जो चिंतन है, चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों यह प्रक्रियाओं का आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। इसमें पर्यावरण से प्राप्त सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण शामिल है। विभिन्न प्रकार की चिंतन शैलियाँ जिनमें सृजनात्मक, तार्किक, मूर्त चिंतन आदि शामिल हैं। अधिसंज्ञानात्मक को प्रायः चिंतन के बारे में चिंतन के रूप में जाना जाता है और अधिसंज्ञानात्मक एक नियामक प्रोसेस है, एक नियामक सिस्टम है जो किसी व्यक्ति को अपने स्वयं के संज्ञानात्मक प्रदर्शन को समझने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, टीचर्स मस्ट बिल्ड स्टूडेंट कैपेसिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के तो स्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक। देखिए जो आपका समस्या समाधान कौशल है,
समस्या समाधान कौशल छात्रों को समस्या के स्रोत को निर्धारित करने और एक प्रभावी समाधान खोजने में मदद करते हैं। ये ऐसे कौशल हैं जो छात्रों को समस्याओं को प्रभावी ढंग से और कुशलता से पहचानने और हल करने में मदद करते हैं। समस्या समाधान उन कठिनाइयों पर काबू पाने की एक प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना प्रतीत होता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों में समस्या समाधान कौशल विकसित कर सके। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। इन अ क्लासरूम बिल्ट ऑन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, यानी कि सोशियो कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। आप आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक। देखिए, जो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा है उसमें क्या होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। देखिए, जो सामाजिक रचनात्मक सीखने की सहयोगी प्रकृति पर केंद्रित है। ज्ञान का विकास उस बात से होता है कि लोग एक दूसरे के साथ उनकी संस्कृति और समाज के साथ कैसे बातचीत करते हैं। सामाजिक रचनात्मक ढांचा छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक समायोजन को भी शामिल करना होता है, जिसमें वे सीखते हैं कि जिसका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है क्योंकि वे अपने विचारों को बदलते हैं। इस दृष्टिकोण में स्थित भाषा का उपयोग और विभिन्न संदर्भों से के अर्थ कैसे प्राप्त करते हैं और आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है और छात्रों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड एनहेंस मीनिंगफुल लर्निंग एंड इनकरेज लर्नर टू टेक चैलेंजिंग टास्क। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए, जो आपका अधिगम है, अधिगम जीवन पर्यटन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। वे वंशानुगत में नहीं मिलती हैं लेकिन भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त निरंतर बातचीत और उद्दीपक प्रदान करके जन्म से प्रारंभ हो जाती हैं और प्रारंभ में हो सकती हैं, और यह जीवन पर्यटन चलने वाली एक प्रक्रिया है। सार्थक पूर्ण अधिगम जो है, सार्थक अधिगम का परिणाम है तब तक होता है जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से और स्पष्ट रूप से नए ज्ञान का उन प्रासंगिक अवधारणाओं से जोड़ता है। तो उनके आसपास पहले से जब सार्थक अधिगम होते हैं तो यह हमारी संपूर्ण संज्ञानात्मक संरचना के भीतर परिवर्तनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है। मौजूदा अवधारणाओं को संशोधित करता है और अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। विच इमोशन वुड डिस्करेज स्टूडेंट फ्रॉम लर्निंग। कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा। आपके ऑप्शन है गर्व, आनंद, उम्मीद और बोरियत। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बोरियत। ठीक। देखिए, जो आपका संवेदनाएं हैं व्यक्ति के जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। संवेग चार घटकों के साथ एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जो प्रकार है सकारात्मक या नकारात्मक, व्यक्तिपरक अनुभव, शारीरिक उत्तेजना, विशिष्ट मानसिक प्रक्रियाओं की असक्रियता और संग्रहहीन जानकारी और विशेषता प्रकट व्यवहार आदि। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि माता पिता खुशी की संवेदना को प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि उनके बच्चे को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। देखिए, जो आपका बोरियत है, बोरियत किसी के आसपास के प्रति उदासीन महसूस करने की स्थिति है और करने के लिए कुछ नहीं है, यह महसूस करना कि जीवन नीरस है। व्यक्ति इस प्रकार के संवेग में नकारात्मक अनुभव महसूस करता है। यह दैनिक जीवन की दिनचर्या, सीखने, ज्ञान प्रदर्शन आदि को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति कठोर होते हैं और किसी भी चीज में रुचि नहीं रखते हैं। इसलिए इन संदर्भों में हम कह सकते हैं कि बोरियत वह संवेग है जो छात्रों के अधिगम को प्रभावित कर सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका।
इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इज योर टीचिंग देन यू विल। यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को रीड करके, क्वेश्चन को पढ़ के आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। देखिए, जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का एक तरीका है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां सामग्री का उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों को सार्थक तरीके से अधिगम की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः शिक्षण विधि को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। शिक्षक केंद्रित, इस विधि में शिक्षक कक्षा का केंद्र बिंदु होता है और ज्ञान प्रदान करता है। इस विधि में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और कक्ष विचार विमर्श, अनौपचारिक आदि शामिल हैं। छात्र केंद्रित, इस विधि में शिक्षा का केंद्र शिक्षकों से छात्रों पर परिवर्तित किया जाता है। इस विधि में सामूहिक विचार विमर्श, भूमिका निर्वहन, कार्यशाला और परियोजना विधि आदि शामिल है। विभिन्न शिक्षण तकनीकों का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है या छात्रों के अधिगम को प्रभावी बनाता है। छात्र विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं या छात्रों की अधिगम में रुचि बनाती है और वे विभिन्न विधियों से अधिगम कर सकते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियां छात्रों के लिए अधिगम को सार्थक बनाती हैं या विद्यार्थियों में अधिगम की जिज्ञासा का विकास करती हैं। विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों में संलग्न होने में छात्रों के विचार अपसारी हो सकते हैं और छात्रों में सृजनात्मक कौशल विकसित करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे 30 दिसंबर 2021 के पेपर 2 के टीडीपी के 30 क्वेश्चंस सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे फ्रेंड्स जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, यानी कि जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे और उनकी मदद करे टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन में। और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।